डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही देख रहे हैं। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में एक टॉपिक है चोक कॉइल। बहुत कॉमन डिवाइस है ये। चोक कॉइल बहुत ही कॉमन डिवाइस है, हर घर में होता है करीब करीब। यहाँ पर भी हमारी मर्करी ट्यूबलाइट होती है, वो बगैर चोक के नहीं चलती है। हम सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अब आप लोग जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि यार ये तो बिल्कुल आपका एक RL सर्किट है, सिंपल RL सर्किट, यानी रजिस्टेंस इंडक्टेंस को सीरीज में एक कंबाइंड जो बनता है सर्किट, वही एक सर्किट बनता है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। पावर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। उस सब का यूज़ जो है इसको स्टडी करने में इसका सब ये यूज़ होगा। तो चोक कॉइल के बारे में आज हम देखते हैं। चोक कॉइल हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया में जो सप्लाई होती है, जो सिंगल फेज की जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज में रहती है। सिंगल फेज सप्लाई सारे सिंगल फेज सप्लाई सारे हाउस होल्ड सप्लाई होती है। ये हमारी है हाउस होल्ड सप्लाई। हाउस होल्ड सप्लाई यानी हाउस होल्ड सप्लाई जो होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज की सप्लाई होती है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट भी है। करीब करीब सारे इक्विपमेंट, सारे अप्लायंस जो होते हैं इसी पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे चलते हैं, 50 हर्ट्ज पे चलते हैं। पूरे ऑल ओवर कंट्री में बात हो रही है। वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट्स में सिंगल फेज में ही होता है। हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ डिफ़र करती हो। वैसे ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में ये जो है ये सप्लाई जो है पूरे कंट्री में सप्लाई की जाती है। ऑलमोस्ट 98% कह सकते हैं, 99% भी कह सकते हैं। लेकिन वैसे ये सप्लाई तो लो वोल्टेज है। ये सप्लाई जो है लो वोल्टेज कैटेगरी में आती है। लेकिन कुछ डिवाइसेस के लिए, जैसे चोक कॉइल के लिए, ये थोड़ा सा बहुत ही हाई वोल्टेज सप्लाई हो जाती है। क्योंकि चोक कॉइल जो होता है, इतने जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट इसी का नाम होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। तो बगैर ये चोक कॉइल के चल ही नहीं सकती है ये। अब चोक कॉइल के इसका क्या काम है उसी को हम देखेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब एक्चुअली जानते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो मटेरियल लगा होता है, जो शीशे का जो ऊपर से जो पार्ट्स होता है, उस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। इसी वजह से हमें लाइट जो है ये निकलती है, अल्ट्रा विजिबल होती है। बाद में इस पर जब पड़ती है तो विजिबल लाइट के फॉर्म में हमको दिखाई देती है और इसकी रोशनी बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसकी एफिशिएंसी भी आपके जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, जो आप सिंपली बल्ब होता है 60 वाट 100 वाट होता है, उसकी रोशनी एक 20 वाट की जो ट्यूबलाइट होती है या फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। और हमारे आँखों के लिए भी उस पर काफ़ी अच्छा रहता है। उसी के बारे में देखेंगे कि चोक कॉइल क्या होती है, ट्यूबलाइट क्या होती है। ट्यूबलाइट में चोक का क्या काम होता है। ट्यूबलाइट जो होती है यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, बगैर चोक कॉइल के नहीं चल सकती है। क्योंकि इसके लिए 220 वोल्ट की सप्लाई है ना, 220 वोल्ट जो है ये टू मच। तो इसको क्या किया जाता है, इस ट्यूब को 220 वोल्ट सप्लाई से 220 वोल्ट से कम सप्लाई दी जाती है। अब क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई इतनी ही आ रही है तो अब हम उसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे। उसको चेंज करने के लिए बहुत से डिवाइस लगाने पड़ेंगे, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ सकता है, हो सकता है साइक्लो कन्वर्टर का भी लगा के कर सके। लेकिन ये सब बहुत ही काफ़ी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी खर्चील, उसको नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल डिवाइस होता है, एक सिंपल अप्लायंस होता है जिसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। उसका जो है यूज इसमें किया जाता है। इसका काम यह होता है टू रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज across the ट्यूब लाइट,
या फ्लोरेसेंट ट्यूब करती है। और क्या होता है, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी पावर, ये बहुत जरूरी है, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी पावर, क्योंकि वोल्टेज कम करने का तरीका एक ये है कि अगर हम ट्यूबलाइट के सीरीज में एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगी तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जितनी वोल्टेज 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के बाद यह ड्रॉप होकर के उसके बाद कुछ और सप्लाई मिलेगी, क्योंकि जानते हैं V = I R, V = I × R, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी उल्टा वोल्टेज कम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ वोल्टेज को तो कम कर देगी, लेकिन साथ ही साथ पावर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, क्योंकि जो कॉइल का रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, उसमें जो करंट फ्लो होगी, जो पावर होता है, आप जानते हैं पावर डेसिपेटेड इन ए रजिस्टर, इन ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I², इसको RMS वैल्यू लिखिए, RMS × R होता है। रेजिस्टेंस में जब जानते हैं रेजिस्टेंस एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, तो इतना तो पावर लॉस हो जाएगा। इसके साथ अगर हम cos phi भी लगा दें, क्योंकक्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का cos phi कितना होता है, 1 होता है। फॉर ए प्योर आर सर्किट, प्योरली आर सर्किट, cos phi = 1। देयरफॉर जो पावर लॉस होगा, ये हो जाएगा हमारा I² RMS लिख दीजिए। अगर नहीं लिखा है कि अगर नहीं लिखा तब भी इसका मतलब होता है और इतना हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी अब टू मच है, इतना पावर वेस्टेज। आप जानते हैं कि पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है पावर ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट होना एक तरह से समझिए कि नेचुरल लॉस होता है। इलेक्ट्रिसिटी लॉस इज पावर लॉस, तो इज नेचुरल लॉस, पावर लॉस जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है पावर लॉस होता है। और हम जानते हैं कि पावर लॉस हमारी खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजली की बचत करें, इसलिए हर जगह लिखा रहता है इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली आती रहती है। देखिए घरों में जब आती रहती तो आपके सारे डिवाइस चलते रहते हैं, चली जाती है तो क्या होता है, सब बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं चलता। उसके बाद फिर आप अगर घरों में इन्वर्टर लगा है तो जो बैटरी इन्वर्टर में जो एनर्जी बैटरी में स्टोर है वो काम करता है, इन्वर्टर काम करता है। तो ठीक है, तो खैर चलिए छोटी दूसरी बात है, उसको फिर कभी आप कहेंगे तो उसको मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। पावर लॉस होगा, तो पावर लॉस को हमें बचना है, क्योंकि पावर लॉस एक बहुत बड़ा समझे हमारी बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है। ये पावर लॉस हमें नहीं होने देना चाहिए, पावर को बचाना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस तो पावर को कम कर देगा। अगर हम लगा देंगे रेजिस्टेंस, हम लगा देंगे टू रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब लाइट विदाउट द वेस्टेज ऑफ पावर। ये प्योरली आर सर्किट जो होता है, ये होता है चोक कॉइल, इसी के लिए है, यानी चोक कॉइल का जो यूज है ये कि टू रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब लाइट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज, फुल वोल्टेज पे चलेगी तो डैमेज हो जाएगी। ट्यूब लाइट जो होती है अगर फुल वोल्टेज पे चलेगी तो या 220 वोल्ट पे चलेगी ना तो डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें चोक कॉइल लगा करके हमें क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई को कम उसको दिया जाता है, साथ ही साथ पावर का जो वेस्टेज होता है उसको भी बचाया जाता है। तो ये सारा काम हमारी क्या करती है, चोक कॉइल करती है। तो आइए थोड़ा देखते हैं चोक कॉइल के बारे में और डिटेल में चोक कॉइल होती क्या है। अगर इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपने देख लिया कि 220 वोल्ट घरों की सप्लाई होती है, इतने वोल्ट पे ट्यूबलाइट नहीं चल सकती है, चलेगी तो डैमेज होने का चांस, डैमेज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, यानी कम वोल्टेज उसको सप्लाई उसके टर्मिनल के क्रॉस देने के लिए और पावर को बचाने के लिए हमें चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो वोल्टेज कम तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वोल्टेज ड्रॉप भी को आया, जैसे कोई करंट फ्लो हुई तो इतना ड्रॉप हो जाएगा। तो जहाँ पे 220 वोल्ट जा रही थी, मान लिया 50 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो वोल्टेज कम हो गई, लेकिन साथ ही साथ उस करंट के फ्लो होने से क्या होगा, हमारा पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस पावर लॉस की बचत करने के लिए हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं चोक कॉइल होती क्या है, इसमें मिटा है।
और इस पर कुछ आसान से क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसको ज़रा सा ठीक से देखिएगा। देखिए चोक कॉइल क्या होती है। एक्चुअली में चोक कॉइल इज नथिंग बट ए कॉइल ऑफ हाई इंडक्टेंस। एक जो चोक कॉइल होती है इसका हाई इंडक्टेंस होता है, हाई इंडक्टेंस यानी एल, एंड वेरी लो रजिस्टेंस भी होता है, बहुत कम होता है। एन आइडियल चोक, इसको ये भी लिख लीजिए, एन आइडियल चोक है इंडक्टेंस वनली, नो रजिस्टेंस, इसका कोई रजिस्टेंस नहीं होता है, ये आइडियल होती है। लेकिन चोक कॉइल एक्चुअली होती क्या है कि एक जो है कोई जो है हम सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर ले लेते हैं। जैसे कोई ये हमारे पास है, ये सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर है, इसी पे कॉपर वायर लपेट देते हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करिए। आपने पढ़ा होगा, ये सोलोनाइड कॉइल में पढ़ा होगा। सोलोनाइड कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये होता है हमारा N = N² μ A अपॉन N। यहाँ पे मीन्स द नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो हमारी है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर से क्या होता है, एक तरह से अभी मैं उसको लास्ट में इसको बताता हूँ मैं क्या होता है। तो इस तरह से देखा आपने कि जो इस तरह से कॉइल होती है उसका जो इंडक्टेंस होता है ये होता है, यानी टर्न जितना ज़्यादा रहेंगे उसका जो है इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स द परमेबिलिटी भी चूँकि सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा होती है, और एरिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम थिक कॉपर वायर यूज़ करते हैं, थिक कॉपर वायर की हमें वाइंडिंग कर देते हैं। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द जो सोलोनाइड या कह सकते हैं या इंडक्टेंस कर सकते हैं, उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो है उसकी ये लेंथ है। थिक कॉपर वायर, जब थिक कॉपर वायर होता है तो आप जानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। थिक मीन्स जो थोड़ा सा मोटा हो, और मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मोटे तार का जैसे देखिए R = ये पढ़ा होगा आपने, जो L/P, तो ये रजिस्टिविटी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जब थिक रहेगा वायर, जब वायर थिक रहेगा, थिक मीन्स मोटा, थिक वायर है लार्ज एरिया, इसलिए जो R इसका होगा, R क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। यानी अगर कॉपर वायर है, थिक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस जो चोक में यूज़ होता है आइडियल कॉइल में, R बिल्कुल ज़ीरो रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो ठीक है, नेग्लिजिबल रहता है तो उसको, लेकिन तब भी हम उसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, जो तार का जो लपेटा जाता है, इसलिए वाइंडिंग की जाती है कॉपर वायर की, उससे उसके रेजिस्टेंस से हम बच नहीं सकते हैं, ना उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इंडक्टेंस के कंपेरिजन में उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इंडक्टेंस के कंपेरिजन में, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के कंपेरिजन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है XL = 2πfL जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, और R जो होता है बहुत ही कम होता है, इसके कंपेरिजन में, एक्सल के कंपेरिजन में R को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यही जो होता है, थिक कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी जाती है, और ये जो होता है तो हमारा क्या बन जाता है, RL सर्किट बन जाता है, हमारा RL सर्किट बन जाता है। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसको, और आगे थोड़ा देखते हैं। तो देखिए जो कॉइल हुई, एक थिक कॉपर वायर की वाइंडिंग एक सॉफ्ट आयरन कोर जो कि लेमिनेटेड होती है उस पर कर दी जाती है, इससे हमारा इंडक्टेंस बन जाता है, जिसको निकालने का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं, और ये भी फार्मूला हम जानते हैं, ए ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ए इसमें ज़्यादा होगा तो उसका इंडक्टेंस क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। आप जानते ही पढ़े होंगे पहले ही। चलिए ठीक है, अलग बात है, ये तो वायर का होता है, लेकिन ये उसका जो होता है, जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, उसकी एरिया की बात हो रही है। तो
हालांकि इससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक बार समझाने के लिए, अगर एरिया कम रहेगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और थिक वायर का एरिया ज़्यादा होता है। तो चलिए ठीक है, तो हो गया उसकी बनावट के बारे में। अब कैसे काम करता है इसको हम थोड़ा देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो जो चोक कॉइल होती है, यानी चोक कॉइल इज ए सीरीज RL सर्किट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज जो सप्लाई जाती है 220 वोल्ट की, उसको कम करके कम वोल्ट सप्लाई करता है, और पावर लॉस को भी बचत कर देता है। पूरी की पूरी पावर, ऑलमोस्ट कोई पावर उसमें होता ही नहीं, थोड़ा बहुत होता है जिसको हम जो है ज़ीरो मान सकते हैं, जिसको नेग्लेबल मान सकते हैं उसको। तो थोड़ा सा और आगे हम उसको देखते हैं कि चोक कॉइल में और क्या होता है। तो रहा चोक कॉइल के बारे में। चोक कॉइल के बारे में रहा। तो अब जो चोक कॉइल होता है, जैसे मान लिया कि हमारी ये ट्यूब लाइट है, सपोज कर लीजिए हमारी क्या है, ये ट्यूब लाइट है, हमारी ये ट्यूब लाइट है। इसमें जो है इसी के साथ ही जो है हम क्या करते हैं, चोक कॉइल लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, ये चोक कॉइल लगा देते हैं, चोक कॉइल लगा देते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज में लगा रहता है। चोक कॉइल इज कनेक्टेड, चोक कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट का जो नाम होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, या इसको मरकरी ट्यूब भी कहते हैं, इसी को हम मरकरी ट्यूब भी कहते हैं, मरकरी ट्यूब भी कहते हैं। किस रीड में लगा दी जाती है। तो हमारा क्या होता है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, जो चोक कॉइल होता है, चोक कॉइल को हम आइडियल मान के चल रहे हैं। चोक कॉइल को क्या मान रहे हैं हम, ये आइडियल मान रहे हैं, आइडियल चोक कॉइल, आइडियल चोक कॉइल है ये, यानी जिसमें L ओनली है, यानी हमारा क्या है, ये इंडक्टेंस है ये। लेकिन जो रेजिस्टेंस, जो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट जो है, यानी जो ट्यूब लाइट हमारी है, ट्यूब लाइट का जो रेजिस्टेंस है, ट्यूब लाइट रेजिस्टेंस ऑल्सो कम इन सीरीज, उसका फिर रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमारा अब क्या बन जाता है, RL सर्किट बन जाता है। सो वी हैव एन इक्विवेलेंट सर्किट, एज फॉलोज, एक सर्किट बन जाता है जो इस तरह से होता है, देखिए ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा सीरीज सर्किट बन गया। ये हमारी सप्लाई वोल्टेज हो गई, ये AC वोल्टेज हो गई है, ये हमारा है L, और ये हमारा है ये R है, और ये सप्लाई वोल्टेज जिसको मान सकते हैं V=V0 sin ωt। ये हमारा एक सिंपल सर्किट बन गया है, यानी RL सर्किट है। ये कैसा है, ये RL सर्किट है। ये इंडक्टेंस है, और ये क्या हमारा है, ये रेजिस्टेंस हमारा है। इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इंडक्टेंस जो होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है XL =ωL = 2πf/L होता है, which is very high, which is very high, which is very high, यानी बहुत ज़्यादा होता है, which is very high।
तो अब देखिए, अब इसमें कितनी करंट जाएगी। अब इसकी जो करंट हमारी जाएगी, मान लिया करंट हमारी जा रही है, इंस्टेंटेनियस करंट हमारी है या आई है, तो अब हमको मान लेते हैं हमारी जो आई नॉट है, आई नॉट हमारी जो है ये क्या हो जाएगी, वी नॉट अपॉन जेड। और जेड की वैल्यू इसमें क्या है, आर एल सर्किट है, ये क्या है, ये आर एल सर्किट है। आर एल सर्किट में क्या होता है, आर इज इन सीरीज विद एक्स एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये हो गया हमारा आर एल सर्किट हो गया ये। तो हमारी आई ज़ीरो क्या होगी, आई ज़ीरो क्या होगी, या चलिए ठीक है आई ज़ीरो ठीक है। अब हमारा काम है आई आर एम एस निकालना। चलिए आई आर एम एस निकालना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगी। और वी आर एम एस जो होगी हमारी, जो वी आर एम एस होगी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू वट, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू हो गई। ये इतना हम मानते हैं, अंडर रूट टू हो गई। चलिए ठीक है, इसको हम वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं। तो वी आर एम एस जो हुआ हमारा, वी आई आर एम एस जो हुआ है, वी आर एम एस यानी वी आर एम एस, वी आर एम एस अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू हमारी है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ इंटू एल हो गया, ये हो गया एक्स एल हो गया। तो देखा आपने, तो पूरी करंट यानी इतनी हमारी आई आर एम एस करंट जा रही है, हमारी जा रही है क्या, आई आर एम एस करंट जा रही है। तो जब आई करंट इतनी जा रही है, तो अब हमको ये देखना है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप आर जो है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूबलाइट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, आर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब जा रही है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, देख लेते हैं इसको। तो देखिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, बताइए आप देख लीजिए, तो इसको देखिए जरा सा, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, आर एल सर्किट है जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ मैं, चलिए ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही आसान है, चोक कॉइल बहुत ही इजी, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है और उसमें भी आता है, तो थोड़ा सा ठीक से पढ़िएगा। तो अब जो हमारा जो देखिए, ये हमारा है एल है, ये हमारा है आर है, ये सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जा रही जिसमें आई आर एम एस आपने देखा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड की वैल्यू जो थी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर थी। तो ठीक है, अब कितना होगी, इस देयरफॉर वोल्टेज appearing across the ट्यूबलाइट मैं लिख रहा हूँ TL, इसको समझिएगा, ट्यूबलाइट है, TL मीन्स ट्यूबलाइट है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ट्यूबलाइट है। कितना हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, इसमें कितनी, इसमें भी आई आर एम एस जाएगी, यानी इसमें भी तो आई आर एम एस जाएगी, इसमें भी तो आई आर एम एस पे होगी। तो इसके अक्रॉस जो वी आर होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारा जो करंट थी, हमारी करंट कितनी थी, वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर इंटू, ये तो हो गई करंट, ये क्या हो गई, करंट इंटू रजिस्टेंस, यानी इसको लिख सकते हैं आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू वी आर एम एस। वी आर एम एस सप्लाई वोल्टेज है, वी आर एम एस क्या है, ये हमारी वी आर एम एस सप्लाई वोल्टेज है, वी
RMS सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है ये, VRMS इज सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए R अपान, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे आप जरा सा इस पे फोकस कीजिए। ये जो हमारा टर्म है R अपान आर स्क्वायर प्लस XL, ये क्या है, इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि R हमारा क्या है, R हमारा क्या है, बहुत ही कम है। जो कुछ है, जो कुछ R है, चोक कॉइल का तो नेग्लिजिबल है, चोक कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, हमने आइडियल चोक कॉइल माना है। जो कुछ रेजिस्टेंस है वो ट्यूबलाइट का है, वो किसका है, वो ट्यूबलाइट का है। तो और ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड, voltage will be reduced across the tube light by a factor of R upon under root R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, विच इज वेरी लो, क्योंकि R की वैल्यू इसके कंपेरिजन में क्या है, XL बहुत ज़्यादा, विच इज वेरी लो, ठीक है ना। अब वोल्टेज क्या हुई, रिड्यूस हो गई, यानी जितना वोल्टेज उसको चाहिए थी डैमेज करने के 220 वोल्ट तक था, लेकिन अब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी इस हिसाब से इसकी वोल्टेज क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि उस सर्किट पे हमारा जो है और क्या होता है, पावर, वोल्टेज तो कम हो गई, अब पावर का लॉस कैसे होता है, पावर का लॉस हम देख लेते हैं कैसे होता है। इसको मिटा रहा है, आप लोग नोट करें। चलिए ठीक है, इसको अब देखते हैं पावर लॉस क्या होता है, अबाउट पावर लॉस। about power loss, about power loss, about power loss। चलिए ठीक है, पावर लॉस हम देखते हैं। हम जानते हैं जो एवरेज पावर होता है किसी सर्किट के अक्रॉस, इसकी वैल्यू होती है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। देखिए VRMS तो कम हो गई, किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ट्यूबलाइट के अक्रॉस कम हो गई है। अब हमारा क्या है, cos फाई रहा, तो देखिए cos फाई की वैल्यू होती है R अपान Z, यानी कितना हो गया ये, R अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, पावर जो है। अब देखिए इसको करने के लिए हम एक तरह से उसको थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, इसको भी इसमें भी R से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी R से डिवाइड करते हैं। इसको R से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा हमारा R अपान R का स्क्वायर प्लस XL जो है ओमेगा L, XL का स्क्वायर है अपान R का स्क्वायर हो गया। तो लिख सकते हैं हम बेटा cos फाई इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट, देखिए 1 प्लस ये हमारा क्या है XL अपान RL, ये जो है हमारा क्या है, ये स्क्वायर है। तो अब इसको ज़रा देखिए कि पावर फैक्टर कितना होगा। ये देखिए XL अपान R, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू है इट्स वैल्यू इज टू हाई इन कंपेरिजन विद आर ए कंपनी की वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी, इसलिए पूरा टर्म क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा है फिर इसका ऊपर से स्क्वायर, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, cos फाई की, यानी cos फाई की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0, यानी वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम होती है।
बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम होती है। क्योंकि देखिए एक्सएल तो बहुत ज़्यादा हुआ, आर बहुत कम हुआ, जो इसलिए एक्स अपान एल बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू, नीचे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ऊपर तो 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जब कंपेयर करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगी, 0 आएगी। वैसे 0 नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ करता है। और पावर लॉस होने का ट्यूबलाइट में, चोक कॉइल में और भी वो होता है। देखिए जो पावर लॉस इन चोक होता है, पावर लॉस चोक, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो हो सकता है क्या, एडी लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, यानी जो कोर बनाई जाती है जिसपे हम तार लपेटते हैं, टर्न बनाते हैं, उसको हम लैमिनेट कर दें, उसको हम लैमिनेट कर दें। और एक और होता है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, इस लॉस को एसी के केस में मिनिमाइज नहीं किया सकता है। लेकिन ये लॉस इतने कम होते हैं, इस वाले लॉस, जो पहले वाला लॉस था I² RMS × R, इससे बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ये लॉस तो बिल्कुल 0 हो गया, मिनिमाइज हो गया। कुल मिला करके क्या होता है, जो हमें वोल्टेज रहती है रिड्यूस, काफ़ी अमाउंट में रिड्यूस हो जाती है, करंट भी रिड्यूस हो जाती है और पावर की काफ़ी बचत हो जाती है। इसीलिए चोक कॉइल का यूज़ हम ट्यूबलाइट को जलाने में करते हैं, जिसको हमेशा याद रखिएगा कि ट्यूबलाइट में चोक का ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 220 वोल्ट अगर देंगे डायरेक्टली तो जल सकती है ये। और ऊपर से पावर लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस होना अच्छी बात नहीं है, पावर लॉस तो नहीं हमें होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली की बचत करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड का जो स्लोगन है, इसलिए हर जगह जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप क्लासरूम में जाते हैं या कहीं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, उस पर लिखा रहता है स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन बिफोर यू लीव, यानी स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक। जितने भी जब जगह कहीं जा रहे हैं, अगर यूज़ में नहीं है तो आप इसको भी देखिए जरा था कि स्विच ऑफ कर दिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिए, ताकि पावर का वेस्टेज ना होने पाए। तो इस तरह से चोक कॉइल में वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है, करंट भी रिड्यूस हो जाती है और पावर का लॉस भी जो है नहीं होता है। और चोक कॉइल जो होती है हाई इंडक्टेंस, यानी आइडियल चोक कॉइल में सिर्फ इंडक्टर होता है और उसमें रजिस्टर नहीं होता है। जो भी रजिस्टेंस होता है ट्यूबलाइट का होता है, उसको हमने इसमें सीरीज में इसको हमने मान लिया है। तो ठीक है, इसको देखिएगा और ज़रा सा इसके न्यूमेरिकल भी एक दो देख लेते हैं। कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल हैं जो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसके पहले एक न्यूमेरिकल था जो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था। ये थोड़ा सा ये कैसे इसको समझाया है चोक कॉइल के लिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत से क्वेश्चन सब हल हैं। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल L इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, 0.2 हेनरी है एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 है। यानी एक चोक कॉइल है, चोक कॉइल हैज एन inductance of 0.2 Henry and resistance of 0.5 ohm। देखिए 0.4 ohm जो कि बहुत कम है। अब क्या, if an RMS current of 2.0 ampere एट 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज जो 50 हर्ट्ज जो है 50 हर्ट्ज इज flowing in the
circuit, what will be the potential difference across it and power factor बताइए कितना होगा, ये कितना होगा देख लीजिए। मतलब सर्किट यही है, इसमें दिया हुआ है एल की वैल्यू 0.2 हेनरी है, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5 ओम है। तो हम निकाल सकते हैं इससे जो निकाल सकते हैं एक्स एल निकाल सकते हैं। एक्स एल की जो वैल्यू होगी ओमेगा एल इंटू ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। चलिए इसको रखते हैं इसको हम, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 0.2 हेनरी है, 0.2 हेनरी है, यानी 0.2 हेनरी कर दीजिए, 0.2 हेनरी कर दीजिए इसको। जब 0.2 हेनरी कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2 पाई, यानी इसको लिख सकते हैं 20 पाई। इसको लिख सकते हैं कितना 20 पाई, यानी जो एक्स एल है तो हमारा एक्स एल इसकी वैल्यू कितनी है, ये 20 पाई। पाई को वैसे भी रहने दे रहे हैं, पाई की वैल्यू से 3.14 होती है। अच्छा आर कितना हमारा है, आर कितना है ये 0.5 ओम है, जो कि इसके कंपेरिजन में यानी 20 पाई है, पाई वैल्यू करीब होगी ये 60 होगी, 60 से 70 ओम के बराबर होगी। और 70 ओम कहाँ 0.5 ओम है, इसलिए जो जेड आप निकालेंगे ना, जो जेड निकालेंगे ये होता है ये एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा एक्स एल के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि आर इज टू लो, यार हमारा क्या है ये बहुत ही कम है, वेरी लो है, वेरी स्मॉल है। इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये 20, ये जेड जो आएगी अंडर रूट कितनी आएगी, जेड की वैल्यू कितनी आएगी एक्स एल का स्क्वायर, यानी एक्स एल की वैल्यू जो आएगी हमारी एक्स एल जो जेड एल हमारा आएगा, जो हमारा जेड एल आएगा जो हो जाएगा सिर्फ एक्स एल का स्क्वायर, यानी 20 पाई का स्क्वायर। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, आर कैन बी नेगलेक्टेड क्योंकि बहुत स्मॉल है। कहाँ ये 70 ओम है, कहाँ ये 0.5 ओम है, यानी 150 गुना ज़्यादा है। तो इसको हम इससे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड दी इफ एन RMS करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस से कितना हो जाएगा। अब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लेवल करंट दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। IRMS दिया 2 एम्पियर दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ, लिखा नहीं है कितना है, RMS से कितनी वैल्यू है, उसके लिए क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। तो जब 2 इसको मानेंगे तो 2 इंटू जेड की वैल्यू जो आ रही है ये आएगी 20 पाई, यानी जो XL आएगा, जो Z आएगा ये 20 पाई आएगा। इसको स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट 20 पाई का 20 पाई तो 20 पाई ही आएगा। तो उसकी वैल्यू जो 20 पाई की होगी 2 इंटू 20 पाई, यानी ये 40 इंटू पाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 125.6 वोल्ट, इतना होगी, क्योंकि रिड्यूस होने के बाद मिली है, क्योंकि क्या है रिड्यूस होने के बाद मिली है, जो कि सप्लाई शायद 220 वोल्ट पे होती, 220 पे हमें 125 वोल्ट की सप्लाई से इसको मिल रही है कॉइल को। अच्छा पावर फैक्टर भी देख लीजिए, पावर फैक्टर कितना होगा इसमें, क्योंकि पावर फैक्टर भी पूछा है। पावर फैक्टर देखिए cos पाई इज इक्वल टू R बाई जेड। तो आप जानते हैं R की वैल्यू कितनी है 0.5 और Z की वैल्यू कितनी है 20 पाई। ये भी क्या है ऑलमोस्ट, ये भी 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट ये भी 0 के बराबर है। सो नो लॉस ऑफ पावर, इसलिए इसमें कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए 0.5 है और ये है करीब 0.5, यानी हालांकि 0 नहीं है लेकिन करीब 0 है, लगभग 0 मान सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही कम है। इससे क्या होगा पावर लॉस बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे P इक्वल टू VI cos पाई, VI कितना भी रहे, जब पावर V और I कितना भी रहे, अगर पावर फैक्टर बहुत कम है तो पावर बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही
में कम हो जाता है, या अगर पावर फैक्टर अगर जो हमारा ज़ीरो है तो पूरा पावर ज़ीरो भी हो जाए, कितना भी करंट फ्लो, कितनी भी वोल्टेज का ना हो, अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। इसीलिए इंडक्टिव कॉइल में और कैपेसिटिव कॉइल में, कैपेसिटेंस में पावर फैक्टर जो होता है हमेशा ज़ीरो होता है। कोई पावर का लॉस, कोई पावर का एब्जॉर्प्शन या पावर लॉस नहीं होता है। पावर इज लॉस्ट और एब्जॉर्ब इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर 2 क्वेश्चन और थे जो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सिंपली आप इसको पढ़े होंगे, नॉलेज होगा तो बिल्कुल कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन ए चोक कॉइल द रिएक्टेंस एक्सएल रेजिस्टेंस, इन ए चोक कॉइल द रिएक्टेंस यानी रिएक्टेंस मीन्स एल जो है, यानी चोक कॉइल यही है, ये चोक कॉइल हमारा है जिसमें एल है, इसकी वजह से हमारा होगा क्या, एक्स एल है, आर है, ये दिया हुआ है, दिया in a choke coil the reactance XL and resistance is R, then XL is equal to R, XL is very greater than R, XL is very less than R, XL is equal to infinity। इसमें कौन सा सही होगा? चोक कॉइल में इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में, और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पढ़ा है आपने, पढ़ लिया होगा, बता दिया मैंने, और भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो इंडक्टिव कॉइल में क्या होगा, रिएक्टेंस अगर एक्सएल है, रेजिस्टेंस आर है, उसमें क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा होगी। एक्सएल इज वेरी लार्जेस्ट कंपेयर टू आर। दूसरा क्वेश्चन है, ए चोक कॉइल इज यूज्ड इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक चोक कॉइल का यूज फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी जो ट्यूब लाइट में क्यों होता है, टू इंक्रीज द करंट, टू इंक्रीज द करंट, टू ये डिक्रीज है, डी से मिल गया था, टू decrease the current, increase voltage momentary and decrease current momentary। मोमेंट्री नहीं होता है, करंट होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन मोमेंट्री नहीं होती है। जब तक चलती है ट्यूब तब तक करंट सप्लाई, वोल्टेज कम सप्लाई देना रहता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डिक्रीज द करंट। ए चोक कॉइल इज यूज्ड इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब टू डिक्रीज करंट, यानी ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। इसमें ये वाला से ये सब भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आया था आपके नीट के जेई में आया था, कभी किसी साल आया था, पहले शायद होता था जब जेई मेंस और एडवांस नहीं होता, उस वक्त का क्वेश्चन है ये। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल इज 10 मिली हेनरी। The self-inductance of a choke coil is 10 millihenry when it is connected with a 10 volt DC source. Then the loss of power is 20 watt. When it is connected with 10 volt AC source with it, power loss is 10 watt. The frequency of AC source is 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz। ये बताना, ऑप्शन बताना है। देखिए एक और नोट कर लीजिए, चोक कॉइल इज़ नेवर यूज इन ए डीसी सर्किट। डीसी सप्लाई से हम चोक कॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि चोक कॉइल में जब डीसी देंगे तो क्या होगा, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए जो एक्सएल होगा उसमें उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस बचा हुआ है। सो चोक कॉइल इज यूज ओनली इन एसी सर्किट। इसको नोट कर लीजिए, ये चोक कॉइल नोट वैसे भी नोट कर लीजिए, इसको कहीं नोट कीजिए। अ चोक कॉइल इज यूज ओनली इन एसी सर्किट। वो एसी सोर्स रहता है हैवी चोक कॉइल का, डीसी का देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीसी जब देंगे फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एक्सएल 0 हो जाएगा, सिर्फ जो कॉइल का रजिस्टेंस है वही रह जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं थोड़ा देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई ऐसी इंटरेस्टिंग बेटा, अगर पढ़ोगे समझोगे ना बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि लगता है कि ये भी देखा आपने चोक कॉइल, चोक बार बार कहते रहती, वो करती क्या होती शायद इसके बारे में आपको नहीं पता था, तो आज आपने जब इसको चोक कॉइल के बारे में पढ़ लिया है तो काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है। ये कहा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल इज 10 मिली, यानी कोई चोक कॉइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 का सर्किट बना है। चलिए ठीक है, ये एक तरह से सर्किट है, इसमें ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी, यानी L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी, इट मीन्स 10 × 10 टू द पावर -3
हेनरी में कन्वर्ट हो गया एसआई यूनिट में। तो जब इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं, जब हम क्या करते हैं डीसी सप्लाई देते हैं, जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा एक्सएल 0 है, व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन XL is equal to 0. So only resistance of the coil will be there. जब डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, उसमें सिर्फ कॉइल का एक्स तो 0 या सिर्फ आर रहेगा। तो अब हम आर निकाल लेते हैं। ये भी कह रहा है कि जब पावर लॉस देते हैं डीसी में तो जो सोर्स होता है पावर लॉस 20 वाट का होता है। डीसी सर्किट देने में किसी जब चोक कॉइल में देते हैं तो उसमें पावर लॉस 10 वोल्ट की जब देते हैं, जैसे देखिए यही समझ लीजिए, मान लीजिए डीसी सप्लाई किया है। वैसे चोक में डीसी सप्लाई नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वही रेजिस्टेंस ही आएगा। ये रेजिस्टेंस था, ये एक्सएल था, ये मानिए ये डीसी सप्लाई है, क्या है ये डीसी सप्लाई है, ये कितना है, ये 10 वोल्ट की है। जो पावर लॉस इसकी वजह से हो रहा है, कितना हो रहा है 20 वाट हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 20 वाट का पावर लॉस हो रहा है। पावर लॉस इज इक्वल टू 20 वाट का पावर लॉस हो रहा है। चलिए ठीक है, तो पावर लॉस क्योंकि डीसी है तो एक्सएल इसमें होगा नहीं, तो किसमें सिर्फ पावर होगा, इसमें सिर्फ होगा हमारा उसमें रेजिस्टेंस में होगा। तो पावर आप जानते हैं P इज इक्वल टू VI या होता है I²R या V²/R। इसमें सबसे सिंपल जो फार्मूला है, हमें वोल्टेज मालूम है, पावर मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम, इससे हम ये लगा सकते हैं। यानी इसकी जो है P इज इक्वल टू V²/R, इसलिए R इज इक्वल टू V²/P। तो V² हमारा कितना है 10 × 10 अपॉन पावर कितना है 20, तो ये होगा 5, यानी R इज इक्वल टू 5 इन केस ऑफ डीसी। डीसी सप्लाई देने का क्या होगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 10 वाट की हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, 10 वोल्ट की हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए यही हमारा है, इसको मैं 10, ये हमारा क्या है, 10 वोल्ट की एसी सप्लाई है। 10 वोल्ट की हमारी क्या है, एसी सप्लाई है। यानी व्हेन 10 वोल्ट एसी इज गिवन पावर लॉस इज 10 वाट। ये दिया हुआ है हमको, क्या ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जानते हैं पावर एसी केस में क्या होता है, पावर एवरेज पावर जो एसी में होता है पावर, वो क्या होता है, पावर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS अपॉन इंटू cos फाई। देखिए हमें जो VRMS दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 10 वोल्ट एसी, 10 वोल्ट एसी दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट एसी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या करना है हमें, क्योंकि वोल्टेज मालूम है, करंट नहीं मालूम है, और हमें Z पता कर लेते हैं। पहले हम Z पता, चलिए ठीक, हम और Z अब देखते हैं क्या होता है। और ये जानते हैं कि VRMS इंटू IRMS को हम लिख सकते हैं, IRMS को लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z इंटू cos फाई जो होता है R/Z होता है। cos फाई क्या होता है, R/Z होता है। इसलिए पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R। बस अब हम क्या करें, Z निकाल लीजिए इससे। हमें देखिए ये पावर पता है 10 वाट का पावर लॉस है, VRMS भी 10 वोल्ट का दिया हुआ है, R भी हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। तो Z स्क्वायर हमें इसको क्या पता करना है, Z स्क्वायर विल बी इक्वल टू VRMS स्क्वायर इंटू R अपॉन एवरेज पावर जो P दिया हुआ है, P जो दिया हुआ है। तो ठीक है, इसको देखिए Z कितना आ रहा है,
VRMS कितना है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू R, 5 पावर हमारा कितना है 10, तो 10 और 10 ये कितना हुआ हमारा, ये कट गया और ये कितना बचा, ये 50, यानी Z इज इक्वल टू √50 ओम आया है, बस Z हमारा कितना आया है 50 ओम आया है। चलिए ठीक, अब हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। तो ठीक है, इसको देखिए मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ा है, मैं 2 मिनट इसे खत्म करूँगा मैं। ठीक है, Z इक्वल टू 50 ओम आया है, Z इक्वल टू √50 ओम आया है। तो अब देखिए क्या है, Z इक्वल टू 50 ओम आया है। अब हम जानते हैं फॉर RL सर्किट, इसके लिए जो Z होता है वो क्या होता है, R² प्लस XL का होल स्क्वायर। RL सर्किट है, चोक कॉइल RL सर्किट ही होता है। तो अब देखिए इसको, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z² इज इक्वल टू R² प्लस XL का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक है, Z देखिए, Z हमें √50 है, तो Z का स्क्वायर हो जाएगा 50 और R का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा जिसका स्क्वायर करेंगे 25, इधर आएगा -25 इंटू XL का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, मीन्स XL इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, 5 वैल्यू ले ली। अब आप जानते हैं कि XL की वैल्यू क्या होती है, XL वी नो दैट XL जो होता है, ये होता है क्या, ओमेगा L इज इक्वल टू 2πf इंटू L होता है। तो ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू XL अपान 2πf इंटू L, यही तो होगा ना। देखिए XL इज इक्वल टू ओमेगा L, X इज इक्वल टू 2πf, हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो X इज इक्वल टू 2π, सॉरी F तो हट गया, F हट गया, 2π इंटू L। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, XL की वैल्यू 5 आई है, XL की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 5 अपान 2π, 2 इंटू पाई इंटू L की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, बस। तो इसको ऊपर कर दीजिए और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपान 20 पाई हो गया। डिवाइडेड टू पावर ऊपर का तो 10, या सॉरी प्लस हो जाएगा, ये इट विल बी प्लस, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 इंटू 20 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हुआ 10 टू द पावर 3 अपान 4 पाई। इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसको लिख सकते हैं 1000, इसको लिख सकते हैं 4 पाई, यानी 12.56, इसकी वैल्यू में आएगा ये 80 हर्ट्ज आएगी, 80 हर्ट्ज आएगी। ये इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, यही फ्रीक्वेंसी में पूछ लेता कि नहीं, उसमें बताइए ओमेगा बताइए, तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू एफ होता है, तो इसको इस तरह से कर लीजिए, यानी 2π, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू कितनी होती है ये 80, तो ये आ जाएगी करीब 500 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अगर रेडियन में पूछता तो 500 रेडियन पर सेकेंड, अगर हर्ट्ज में पूछा है तो क्या है 80 हर्ट्ज होगी। तो इस तरह से देखा आपने, ये 80 हर्ट्ज की करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चोक कॉइल के बारे में रहा बेटा। चोक कॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हाउस होल्ड डिवाइस है, हर घर में यूज़ होता है। अब तो हर जगह CFL और LED लाइट आ गई है, चोक कॉइल का भी यूज़ कम ही हो रहा है, लेकिन पहले जो हम लोग थे बहुत इसका यूज़ होता था। चोक कहते थे चोक ख़राब हो गया, नहीं चोक ले आओ, ये करो वो करो। तो चोक कॉइल जो होती है एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिंपली RL सर्किट होता है। एक आइडियल चोक कॉइल में सिर्फ इंडक्टेंस होता है, रजिस्टेंस 0 होता है। जो कुछ जब इसको हम सीरीज में लगाते हैं तो जो कुछ रजिस्टेंस आता है ट्यूबलाइट का आता है,
और उसी के अक्रॉस में वोल्टेज को क्या होता है, ये रिड्यूस करता है, साथ ही साथ बिना पावर का वेस्ट किए हुए वोल्टेज या करंट को रिड्यूस करता है, जिससे हमारी ट्यूबलाइट सेफली जलती रहती है। अच्छा, ध्यान दें एक डिवाइस और इसको स्टार्टर बोलते हैं, अलग चीज़ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा में कोई बच्चा एडमिशन लेगा, उसके लिए बताना पड़ता है कि चोक कॉइल क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है। लेकिन चोक कॉइल सिर्फ वही होता है क्योंकि बिना पावर लॉस किए हुए जो 220 वोल्ट की सप्लाई को कम करके ट्यूबलाइट को दो, जिससे ट्यूबलाइट हमारी डैमेज होने से बच जाए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर। तो आज के लिए इतना है, बताने की थैंक्स।